एवरीवन, आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो ये क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है, जीवन की मौलिक इकाई। बायोलॉजी का चैप्टर है ये, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, सभी जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए, जितने भी संसार में जीवधारी हैं, उनका शरीर एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे यदि किसी जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा तो उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अगर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है किसी जीव का शरीर तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। कोशिका से संबंधित कुछ जानकारी है, वो देखते हैं। पहला पॉइंट है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेकंड पॉइंट है, कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि वह नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमें उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, एम.जे. शिलीडन व थियोडर श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब ये कोशिका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है एग्जाम्स में। तो कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 बातें कही थी। पहली बात ये कही थी कि हर जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। दूसरी बात ये कही थी कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और तीसरी चीज़ ये कही थी कि हर नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व कोशिका के द्वारा ही होती है। चौथा पॉइंट देखिए, रॉबर्ट हुक की कोशिका की खोज विषयक कार्य एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया के रूप में प्रकाशित हुआ। मतलब जितना रॉबर्ट हुक ने जितना भी कोशिका से संबंधित खोज की थी, अध्ययन किया था, वो सब इनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, उसमें प्रकाशित हुआ था। अब कोशिका की संरचना देखते हैं। देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो हमें सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करेंगे तो उसमें सबसे बाहर दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें जैसे ये दिख रही है इस चित्र में। उसके बाद ये 3 पॉइंट, एक न्यूक्लियस, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्म, ये तीन उसके मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा जितने भी ये ऑर्गेनल हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके कोशिका की जो मुख्य 3 घटक हैं वो ये 3 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती? प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य, यानी जीवन का जो आधार है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। इन सभी कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग, इन सभी का कुछ ना कुछ कार्य होता है जो कि महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए, कोशिका क्या है, एक जिस प्रकार से एक दीवार की जो स्ट्रक्चर बनता है वो किससे मिलकर बनता है? ईंटों से। बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं। दीवार बहुत सारी मिलकर क्या बनाती हैं? एक कक्ष बनाती हैं, एक कमरा बनाती हैं। बहुत सारे कमरे मिलकर क्या, एक घर का निर्माण करती। इसी प्रकार से कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग से मिलकर एक पूरी शरीर का निर्माण हो जाता है। देखिए, लिखा भी है कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। कोशिका में निम्न 3 प्रमुख संरचनात्मक घटक होते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती? संरचनात्मक का मतलब ये होता है हर जीवधारी की शरीर की संरचना कोशिका से मिलकर बनी होगी या कोशिकाओं से उसकी संरचना का निर्माण होगा। और कार्यात्मक का मतलब होता है कि जितनी भी जीवधारियों की क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं, वो सभी इस कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती हैं। चाहे वो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन कुछ भी हो, कोई भी क्रिया हो जीवधारियों की, वो किसके द्वारा संपन्न होगी? इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा। अब मैंने जैसे बताया आपको कि 3 संरचनात्मक घटक होते हैं, एक कोशिका झिल्ली, एक केंद्रक और तीसरी कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये घटक कोशिका की जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। 3 जो घटक बताए उनमें से पहला है कोशिका झिल्ली। तो कोशिकाओं को उनके बाह्य पर्यावरण से अलग करने वाला
सुरक्षात्मक आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारेगम्य या फिर चयनात्मक पारेगम्य होती है। देखिए कोशिका झिल्ली क्या है कि एक वो कोशिका के अंदर जितनी भी मटेरियल है, जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी कोशिकांग हैं, उन सबको अलग रखती है एक बाहर के एनवायरनमेंट से। मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक सुरक्षात्मक आवरण होती है कोशिका कला, जो कि बाहर के और अंदर के पर्यावरण को अलग अलग करती है। ठीक है, जो किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और वर्णात्मक और चयनात्मक पारगम्य का मतलब ये होता है कि इस झिल्ली के आर पार केवल कुछ मटेरियल ही जा सकते हैं, कुछ पदार्थों का आवागमन हो सकता है, सभी का नहीं होता है। जैसे कि इस पॉइंट में लिखा है, इस झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है। अब आवागमन पदार्थों का आवागमन जिन विधियों के द्वारा होता है उनमें दो विधि, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट निष्क्रिय परिवहन, और दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर सक्रिय परिवहन। जो निष्क्रिय परिवहन होता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम निष्क्रिय परिवहन डिस्कस करेंगे, जो कि दो टाइप का होता है, विसरण और परासरण। विसरण और परासरण दो टाइप का निष्क्रिय परिवहन होता है। तो देखते हैं विसरण क्या है। किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण। जहाँ पे किसी भी पदार्थ के अणु ज़्यादा होंगे उस तरफ से मूव करेंगे किस तरफ? जिस तरफ उन अणुओं की सांद्रता कम होगी। जैसे कि एग्जाम्पल, इत्र की अगर शीशी खोल दे तो उसके अणु क्या होते हैं? समान रूप से वितरित होने लगते हैं। हम देखते हैं कि इसकी स्मेल थोड़ी देर बाद पूरे उस जगह पर फैल जाती है। जिस प्रकार से देखिए अणु, यहाँ पे अणु ज़्यादा है और यहाँ पे अणु थोड़ी देर बाद जब विसरित होंगे हर जगह पे, तो हर पूरे एक समान रूप से उस स्थान पर फैल जाएंगे किसी भी पदार्थ के अणु। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम पानी में डालते हैं, ये परमैंगनेट को पहले देखिए ये डाला जा रहा है तो, और पानी में इसकी मात्रा बिल्कुल नहीं, जब ये डाला गया तो थोड़ी थोड़ी स्प्रेड होना यानी फैलना शुरू हो गई। अब ये इस वाले में थोड़ा और फैल गई और थोड़ी देर बाद क्या देखा कि पूरा पानी नीला हो गया, पूरा जल कैसा हो गया? कलर्ड हो गया, ब्लू हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया में कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट बनते हैं जिससे इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है, अतः विसरण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर से कोशिका झिल्ली को पार करके बाहर चली जाती है। देखिए श्वसन क्रिया पे हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसके बाद, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनती, अब वो अपशिष्ट है तो उसे निकालना आवश्यक होता है। तो जब सांद्रता कहाँ ज़्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की? कोशिकाओं के अंदर, शरीर के अंदर, तो वहाँ से हमें कहाँ निकालना है? जहाँ पे एनवायरनमेंट है, मतलब बाहर की साइड जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो हमारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर कहाँ चली जाती है? श्वासोच्छ्वास क्रिया के द्वारा बाहर, श्वसन क्रिया में। और हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा है और हमारी कोशिका के अंदर कम होती है, तो इसलिए हम ग्रहण कर लेते हैं। तो कहाँ से गई? बाहर, यानी उच्च सांद्रता कहाँ पे? बाहर की एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी हमारी बॉडी में चली गई। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में कोशिकाओं में ज़्यादा होती है तो उच्च सांद्रता होती है, तो वहाँ से कहाँ जाएगी? जहाँ पर एनवायरनमेंट में जहाँ पर उसकी सांद्रता कम है, ये कहलाती है विसरण क्रिया। अब दूसरी है परासरण क्रिया। आपने निष्क्रिय परिवहन दो टाइप का था, विसरण और परासरण, तो विसरण क्रिया पड़ी। अब परासरण क्रिया में क्या होता है? ये भी एक विसरण क्रिया का ही प्रकार है। इसमें बस एक बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली आ जाती है। जब अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है तो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या होता है? कैसी झिल्ली होती है इसमें कि इसमें से केवल जल के अणु आर पार जा सकते हैं, अन्य पदार्थ के नहीं। तो इसमें जल का विसरण एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होता है।
परासरण में जल के अणु झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें इस डायग्राम में देखिए क्या है कि जल इस तरफ ज़्यादा है, यहाँ पे विलेय के अणु ज़्यादा है, तो यहाँ पे जल ज़्यादा है तो जल मूव करेगा। जल की सांद्रता कहाँ ज़्यादा है? इस तरफ जल की सांद्रता ज़्यादा है, तो जल जब मूव करेगा इस तरफ तो देखिए इसका लेवल बढ़ जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं जल इस तरफ से मूव किया और कहाँ पहुँच गया? दूसरी साइड पे, और बीच में क्या लगी है? एक अर्धपारगम झिल्ली। क्योंकि विलेय के अणु इधर नहीं आ सकते, केवल जल के अणु ही दूसरी तरफ इस तरफ जा सकते हैं, इसलिए वाटर का लेवल इस तरफ बढ़ गया। तो उच्च सांद्रता से कहाँ गया? जल के मतलब उच्च सांद्रता किधर थी जल की? यहाँ पे। और किस तरफ मूव हो गया? इस तरफ। इसका लेवल बढ़ गया, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इसलिए विलायक के अणु, विलायक देखिए, जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो जिस पदार्थ में कोई चीज़ घोली जाती है वो कहलाता है विलायक। जिस चीज़ को घोला जा रहा है वो कहते हैं विलेय, और दोनों को मिलके जो बनता है वो बनता है विलयन। जैसे अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो जल में यदि चीनी घोली जाए तो जल क्या है? एक विलायक है, चीनी है विलेय, और दोनों को मिलके जो बना विलयन। दोनों को मिलाकर जो बना वो क्या कहलाएगा? विलयन। तो इसलिए केवल जल के अणु ही आर पार जा सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली के, विलेय के अणु नहीं जा पाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसी है, ये बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, जल इधर और इधर बराबर है। अब इसमें दूसरे डायग्राम में देखिए, जब इसमें शुगर मिलाई गई, ये शुगर मिलाई जा रही है, इसमें शुगर मिलाई जा रही इस तरफ वाले जल में। अब क्या हुआ? अब जल की मात्रा इधर ज़्यादा है, इधर कम है, क्योंकि इसमें क्या मिला दिया गया है? शुगर मिला दी गई है। तो वाटर मूव किस तरफ से किस तरफ करेगा? इस तरफ से इस तरफ, यानी जैसे देखिए ये वाटर मूव करेगा इस तरफ से इस ओर, तो इसका लेवल बढ़ जाता है इस प्रकार से। और बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, तो इसमें से केवल क्या जा सकता है? जल, ना कि विलेय के अणु। तो जल का मूवमेंट उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब होगा तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। आपको कहीं कहीं लिख के ये भी मिलेगा कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर मूव करते हैं, लेकिन वहाँ पे जल की सांद्रता नहीं दे रखी होगी, वहाँ पे दे रखी होगी विलयन की सांद्रता। तो ये डिफरेंस है। तो आप समझ गए कि ये परासरण क्या है? जब जल के जो अणु होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तब एक किसके माध्यम से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से या अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तब हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण।